नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। अक्सर वायरल न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ और बर्निंग टॉपिक्स के चक्कर में कई बार कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ से खो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक कच्चातीवू आइलैंड के बारे में जानेंगे जो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बड़ा मुद्दा है। असल में कच्चातीवू एक सिंबल बन चुका है, एक सिंबल अनरिजॉल्व डिस्प्यूट का, एक सिंबल पॉलिटिकल कैलकुलेशंस का और सबसे ज़्यादा दोनों तरफ के मछुआरों यानी कि फिशरमैन के रोज के जद्दोजहद का। कच्चातीवू आइलैंड का मुद्दा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट में स्थित है, अक्सर तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि डीएमके और एआईडीएमके उठाते हैं, जिनके लिए फिशिंग कम्युनिटी एक बड़ा वोट बैंक है। कच्चातीवू एक छोटा सा आइलैंड है, सिर्फ 285 एकड़ के एरिया में, जो रामेश्वरम से लगभग 10 मील नॉर्थ ईस्ट में है। तमिलनाडु के मछुआरे जो सदियों से यहाँ फिशिंग करते आ रहे हैं, अक्सर श्रीलंका के वाटर्स में कच्चातीवू से आगे निकल जाते हैं और नॉर्थ श्रीलंका के कोस्टलाइन के आसपास फिशिंग करते हैं। वहाँ उन्हें श्रीलंकन नेवी गिरफ्तार कर लेती है। इस पर तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हंगामा करती हैं और फिर भारत की सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से हस्तक्षेप करती है और इन मछुआरों को रिलीज़ करवाया जाता है। ये साइकिल हर साल रिपीट होता है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। पर यह आइलैंड अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गया? हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट एके दिस्यांके ने कच्चातीवू का दौरा किया और ये पहली बार था जब श्रीलंका के किसी हेड ऑफ द स्टेट ने इस आइलैंड पर कदम रखा। वहाँ उन्होंने सिर्फ श्रीलंका के इस आइलैंड पर सोवरेनिटी को ही अफर्म नहीं किया, यानी कि अपना श्रीलंका के हिस्सा होने का सिर्फ को नहीं जताया, बल्कि ये भी इशारा दिया कि इस रीजन का टूरिज्म पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ हुआ बस कुछ ही दिन बाद, जब तमिल एक्टर और पॉलिटिशियन विजय ने डिमांड किया कि इंडिया को कच्चातीवू वापस लेना चाहिए। टाइमिंग और सिंबलिज्म ने साफ कर दिया है कि ये आइलैंड अब सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि अपने आप में पॉलिटिकल थिएटर बन चुका है। अगर तमिलियन एक्टर और पॉलिटिशियन विजय के बातों को हम ध्यान से समझें तो उन्होंने कहा कि हमें ये आइलैंड वापस ले लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कभी ये आइलैंड इंडिया का हिस्सा भी था? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में उतरना होगा। इस आइलैंड पर इंडिया और श्रीलंका के क्लेम्स नए नहीं हैं। ये कहानी 1920 से शुरू होता है, जब मद्रास प्रेसिडेंसी और सिलोन यानी कि प्रेजेंट डे का श्रीलंका दोनों इस पर अपना हक जताते थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये मुद्दा लटकता रहा। फिर 1974 में एक बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए इंडिया और श्रीलंका ने मैरीटाइम बाउंड्री डिफाइन किया, जिसमें इस आइलैंड को श्रीलंका को दिया गया या मिला। 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों तरफ के या खास करके तमिलनाडु के फिशरमैन को फिशिंग राइट्स क्लियरली स्पेसिफाई करके दिया गया। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न उभर रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के जरिए क्या इंडिया ने कुछ स्वैप किया था या फिर ये एक तरफा एग्रीमेंट था, जहां इंडिया ने इस आइलैंड के ऊपर से अपना क्लेम छोड़ दिया और इसे श्रीलंका के हाथों में जाने दिया। तो ये एक तरफा बार्गेन नहीं था। इंडिया को बदले में वागड़े बैंक मिला, जो कन्याकुमारी के पास है और अपने समृद्ध, अपने रिच मेरीन रिसोर्सेस और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कच्चातीवू एक अपने आप में एक बैरन आइलैंड था। तो अगर हम 70 के दशक
को ध्यान में रखकर अगर इस एग्रीमेंट को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि इंडिया ने एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया था, एक बैलेंस्ड मैरीटाइम सेटलमेंट का इंडिया ने फेवर किया, जिसमें उसे एक मरीन रिच रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी मिला और बदले में उसने एक बैरन आइलैंड के ऊपर से अपना क्लेम छोड़ दिया था। पर बात यह है कि इसके बावजूद भी ये मुद्दा इंडिया में उठता रहता है और ख़ास करके तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में ये उठता रहता है। इंडिया ने कई बार अपना पोजीशन क्लियर किया है। 2013 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई भी इस एग्रीमेंट के तहत कोई भी इंडियन टेरिटरी को सीड नहीं किया गया था, क्योंकि कच्चा थीवू पहले से ही डिस्प्यूटेड था और कभी फॉर्मली इंडिया का डिमार्केटेड हिस्सा था ही नहीं। आगे चलकर 2014 में अटॉर्नी जनरल ने और भी स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा कि अगर इंडिया कच्चा थीवू वापस लेना चाहता है तो इसका मतलब है श्रीलंका से जंग लड़ना होगा और कोई भी सरकार अपने फ्रेंडली नेबर के साथ एक बैरन आइलैंड के लिए अपना रिश्ता कभी खराब नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस आइलैंड का इशू कभी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका तमिलनाडु की सियासत में बहुत बड़ा वोट वैल्यू है। 1970 के एग्रीमेंट जब साइन हुए थे तब कांग्रेस और डीएमके पावर में थे। तब से लेकर आज तक उनके राइवल्स उन पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने आइलैंड दे दिया। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस आइलैंड को कैजुअली सरेंडर कर दिया था। एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी इस बात को एम्पलीफाई किया। डीएमके और एआईडीएमके दोनों समय समय पर इस आइलैंड की वापसी मांग करते रहते हैं और तमिलनाडु की असेंबली में भी इस पर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें सबसे रिसेंट था अप्रैल 2025 में जब पीएम मोदी श्रीलंका के दौरे पर थे। तो असल में हम पाते हैं कि ये डिमांड डिप्लोमेसी से ज़्यादा वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे के पीछे सबसे बड़ा सवाल न राजनीति का है, न किसी ज्योग्राफिकल या किसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का है या किसी मरीन रिसोर्सेस या मरीन रिच बायोडाइवर्सिटी का है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा छुपा है वो है मछुआरों का, फिशरमैन का। पाक स्टेट जो नैरो और रिसोर्स रिच है, दोनों तरफ के तमिल फिशरमैन के लिए ये लाइफलाइन रहा है। लेकिन सालों से तमिलनाडु के फिशरमैन ने बॉटम ट्रॉलिंग जैसे डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस अपनाए, जिसमें मैरीन इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इंडियन साइड में फिश स्टॉक्स गिरते गए तो फिशरमैन अक्सर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करके श्रीलंकन पानी में घुसने लगे और इस कारण से मछुआरों का अरेस्ट हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक 2025 में अभी तक कुल 2030 से ज़्यादा इंडियन फिशरमैन को पकड़ा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न श्रीलंका के तमिल फिशरमैन जो सिविल वॉर के घाव से अभी तक फुल्ली उभर नहीं पाए हैं, इन इंडियन फिशरमैन को अपने जीने के लिए एक खतरा मानते हैं, यानी कि जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उन्हें अपने लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने बार बार अपील किया है अपने तमिल ब्रदर से कि वो बॉटम ट्रॉलिंग बंद करें। श्रीलंका में ये प्रैक्टिस पहले से ही बैंड है। 2016 में इंडिया ने भी फॉर्मली मान लिया था कि ये प्रैक्टिस हार्मफुल है और प्रॉमिस किया था कि इसे फेज आउट करेंगे। लेकिन अब तक ग्राउंड पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ लाइवलीहुड नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। बॉटम ट्रॉलिंग एक एफिशिएंट तरीका है समुद्र के फ्लोर पर रहने वाली मछली और सेलफिश को एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ने का। ये मेथड एक बढ़ती हुई
आबादी बढ़ती हुई ग्लोबल पॉपुलेशन को खिलाने के लिए एक ज़रूरी सप्लाई देता है। लेकिन बॉटम ट्रॉलिंग के साथ एक बड़ी समस्या जुड़ी है, अनवांटेड कैच या बाई कैच। इसमें ऐसे प्रजाति भी आ जाते हैं जो टारगेट नहीं होते, यानी कि कुछ छोटे इमेच्योर मछलियां जो अभी तैयार ही नहीं हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बॉटम ट्रॉलिंग के इम्पैक्ट को केयरफुली मैनेज किया जाए या फिर कम किया जाए, जैसे कि फिशिंग गियर में मॉडिफिकेशंस करके, ताकि सिलेक्टिविटी बढ़ सके और हम सिर्फ, और जो भी मछुआरे हैं वो सिर्फ टारगेटेड स्पीसीज को ही पकड़े। अंत में ये कहा जा सकता है कि कच्चातीवू एक अपने आप में एक पॉलिटिकल मेटाफर बन चुका है, जिसका हमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता। पॉलिटिशियंस इसे इन्वोक करते हैं ताकि असली सवाल मरीन रिसोर्सेस का डिप्लीशन और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस से ध्यान हटाया जा सके। कच्चातीवू वापस लेना ना रियलिस्टिक है और ना ही डिप्लोमेटिकली वाइज। अगर इंडिया आज के टाइम में अगर अपने पूरे नेबरिंग कंट्रीज़ को देखे तो सभी जगह पे टर्मोइल है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हाल ही में होने वाला नेपाल, और अब अगर हमने श्रीलंका के साथ में भी अगर अपने रिश्तों को अगर ख़राब कर लिया तो इंडिया चारों तरफ से घिर जाएगा। अमेरिका जैसे बड़े कंट्री के साथ में भी हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनमें कई खींचतान हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरत क्या है और हमें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, जो ये समझ में आता है इस सारे चीज़ों को पढ़ने और देखने के बाद कि ये अपने आप में एक मरीन रिसोर्सेज के डिप्लेशन का ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस का ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक सिंसियर बायलैटरल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि तमिलनाडु के फिशरमैन बॉटम ट्रॉलिंग से ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर सकें किसी अदर अल्टरनेटिव मेथड पर। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट दिया जाए दोनों तरफ से। और सबसे बड़ा बात कि मछुआरों को यानी कि फिशरमैन्स को श्रीलंका के वाटर्स में या उनके फिशरमैन को हमारे वाटर्स में ट्रेस पासर्स का मार्क नहीं दिया जाए, बल्कि ये माना जाए कि ये वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं और इनकी प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लिया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका के फिशरमैन को एक सिंबॉलिक स्लोगन की नहीं बल्कि एक रियल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। सॉल्यूशंस जो इकोलॉजी, इकोनॉमी और एम्पैथी पर आधारित हो, यानी कि हम इन मछुआरों के लाइवलीहुड के बारे में भी सोचें। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कच्चातीवू एक आइलैंड से ज़्यादा एक इल्यूजन बना रहेगा पॉलिटिक्स के स्टेज पर। आप सभी अपने मत को कमेंट में लिखें कि इस मुद्दे को कैसे देखना चाहिए और इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ लाइव के साथ। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।